माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर लेकर आई हूँ, यानी कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ये आपको बीए के सेकेंड ईयर में पढ़ना है, एमए में भी पढ़ना है और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये पढ़ना ही रहता है। इसमें इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में ये डाला रहता है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लेकर आई हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। आपके एकेडमिक लेवल में क्वेश्चंस आते हैं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, लिखो, या फिर बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये पढ़ना रहता है। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है रिटन एंड प्रोड्यूस्ड, यानी कि लिखित और निर्मित। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिटन एंड सेकेंड इज अनरिटन। यानी जो संविधान होता है वो दो तरह का होता है, रिटन और अनरिटन। रिटन संविधान की अगर हम लोग देखिए बात करें तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अगर हम बात करें, फॉर्मेशन की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। तो भारतीय संविधान का निर्माण तो एक संविधान सभा के थ्रू हुआ है, और देखा जाए तो इट इज नॉट डेवलप्ड लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। और यहाँ पे जो संविधान है इसका विकास ब्रिटेन के संविधान की तरह नहीं हुआ है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन एंड प्रोड्यूस्ड। तो ये इसकी पहली फीचर हो जाती है। नीचे हिंदी में आप देख लो, नोट डाउन कर लेना। संविधानों को लिखित जैसे अमेरिकी संविधान या अलिखित ब्रिटिश संविधान की तरह दो रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ है। ब्रिटेन के संविधान की तरह इसका विकास नहीं हुआ, निर्मित होने के कारण यह लिखित संविधान है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विश्व का विशालतम संविधान। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है अगर देखिए तो वो सबसे बड़ा या सबसे लंबा संविधान है पूरे वर्ल्ड में। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं इसको, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तृत है और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की तरह है। अगर हम बात करें 1949 में जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब जो हमारा संविधान था उसमें एक प्रस्तावना यानी एक प्रियम्बल थी। 395 इसमें आर्टिकल्स थे जो डिवाइडेड है 22 पार्ट्स में, और 8 यहाँ पे स्केड्यूल्स थे। बट अगर प्रेजेंटली 2016 में अगर देखें तो यहाँ पे एक ऐसा प्रियम्बल बना हुआ है जिसमें लगभग 465 आर्टिकल विच इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड देयर आर 12 स्केड्यूल्स। ओके, तो जो भारत का संविधान है दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अब हम लोग। Established of a sovereign, socialist, secular, democratic republic based on people's sovereignty। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एक फीचर यह भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। यस, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। यानी जो हमारा संविधान है ये लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। अगर हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें स्पेशल प्रोसीड्योर लगता है कोई भी अमेंडमेंट जारी करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, अगर कोई भी संशोधन करना है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीड्योर का जरूरत होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वह हो जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि अगर कोई भी अमेंडमेंट को पास करना है या संशोधन इसमें करना है तो उसके लिए सेम मैनर में ही उस अमेंडमेंट को जारी करना है जैसे कि एक ऑर्डिनरी लॉ को जारी करते हैं, जो कि हमें ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलेगा। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही चीज़ों को देखने को मिलता है। ना ही वह कठोर है और ना ही वह पूरी तरह से लचीला है, बट यहाँ पे दोनों को जो रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है, वह देखने को मिलता है। कई जगह हम स्पेशल प्रोसीड्योर लगाते हैं संशोधन में, और कई जगह सीधे जो ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं उसी तरह उसी मैनर में हमारा अमेंडमेंट भी पास हो जाता है। तो इट इज अ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। नीचे हिंदी में है, आप नोट डाउन कर सकते हो। संविधानों को कठोर लचीले में वर्गीकृत किया गया है। एक कठोर संविधान वह है। ठीक है, ये सभी चीजों को आप यहाँ से देख लो। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, यानी संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का समन्वय।
अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे यूजुअली इसके जो फीचर्स होंगे, फेडरल यानी कि संघात्मक जो शासन है इसके फीचर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यानी संघात्मक व्यवस्था के ये सभी फीचर्स होते हैं। और दूसरी और यूनिटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी जो फेडरल सिस्टम है उसके अलग फीचर है और यूनिटरी सिस्टम के अलग फीचर है। बट हमारे इंडिया में क्या किया गया है, दोनों ही सिस्टम को यहाँ पे कोलैबोरेट कर दिया गया है, दोनों का समन्वय कर दिया गया है, ठीक है। फेडरल सिस्टम हैज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट इट हैज़ मोर एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नेंस, यानी कि भारत में देखा जाए तो फेडरल सिस्टम की स्थापना की गई है, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट्स को बहुत, उसके जो तत्व हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनाया गया। बिकॉज अगर देखें, इंडिया वॉज ऑलरेडी अ यूनिटरी स्टेट विच हैज़ बीन फ्रैगमेंटेड एंड गिवन अ फेडरल फॉर्म, यानी कि जो हमारा संविधान है देश का वो एकात्मक स्वरूप का ही है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं संघात्मक स्वरूप बना दिया गया है। Moreover, the term federation has nowhere been used in the constitution, यानी कि जो फेडरेशन, जो संघात्मक शब्द है, हमारे संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी यूज नहीं किया गया है। बट यूनियन ऑफ स्टेट जो वर्ड है इसका यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। तो बोल सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब किया गया है फेडरल इन फॉर्म में, बट यूनिटरी है उसकी आत्मा में, इन स्पिरिट में, ओके। नेक्स्ट फीचर होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना। यस, हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है और संसद की सर्वोच्चता भी देखी जा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय संविधान में जो अमेरिकी जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसकी जगह जो ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया गया है, ओके। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका जो सिद्धांत है कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है और कोऑपरेशन की भावना इसमें रहती है, सहयोग और समन्वय की भावना इन दोनों ऑर्गन के बीच में है संसदीय शासन व्यवस्था के थ्रू। और अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो ये बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स, यानी लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी अपनाई जाती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। बट हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है और यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता देखी जा सकती है। ये हिंदी में है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब हम बात किए थे कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता के बारे में, संसद की सर्वोच्चता के बारे में, ठीक है। और अब आ जाता है कि संसद की जो सर्वोच्चता है या संप्रभुता है और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, इन दोनों के बीच में समन्वय हमारे संविधान में किया गया है। यह कैसे है ये भी मैं बताती हूँ। क्या है ना कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यानी कि जो संसद के संप्रभुता का सिद्धांत है ये लिया गया है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से, जबकि जो जुडिशियली सुपरमेसी है यानी कि जो न्यायिक जो सर्वोच्चता है ये जो सिद्धांत है ये लिया गया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। बट इंडिया में इन दोनों की ही चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता रहे हैं, उन्होंने प्रेफर किया था, एक प्रॉपर सिंथेसिस बनाया था पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी के बीच में। कैसे बनाया वह भी मैं बता देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल सुपरमेसी है ये अमेरिका से लिया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर देता है पार्लियामेंट्री लॉ को। अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है थ्रू दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अगर उसे लगे कोई कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के नियमों के खिलाफ है या संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वह उस जो लॉ है उसको खारिज कर सकती है। यही पावर कहलाता है जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ये पावर, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास क्या पावर है वो भी समझ लेते हैं। पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी पार्लियामेंट के पास, संसद के पास यह अधिकार है कि वह संविधान में कहीं भी किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है किसी भी भाग में थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी इसे एक जो उसकी जो घटक शक्ति है पार्लियामेंट के पास, उसके थ्रू वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो एक तरह से पार्लियामेंट के पास भी पावर है संशोधन करने का, और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बना रही है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, या जुडिशियल रिव्यू उसमें कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो यहाँ पे संसद पूरी तरह से उसे सोवरेनिटी दी गई है और ना ही जुडिशियल रिव्यू किया गया, बल्कि दोनों के बीच में तालमेल बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी बातें। ये हिंदी में है, आप नोट डाउन कर सकते हो, देख लो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश में तो वो सबसे टॉप लेवल पे है, और जुडिशियल सिस्टम में सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, और हाई कोर्ट के नीचे अगर देखें तो हायरार्की सिस्टम लगाया गया है जिसमें कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या अदर लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अगर देखें तो इट इज़ अ फेडरल कोर्ट एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं जिनको मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं कि ही इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का गार्जियन है, संरक्षक है। तो इस तरह से संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और उसे इंटीग्रेटेड बनाया गया है, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर कहलाता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, हिंदी में भी है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता बन जाते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। The original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizen। जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तब भारतीयों को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे, और अगर देखें तो ये ऐड किया गया है थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। जब हमारे देश में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जारी किया गया था 1976 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, और 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2002 में, उस समय एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया। यानी जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जारी किया गया इंटरनल इमरजेंसी के टाइम, तब उस समय टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे जो सिटीजन्स को दिए गए थे, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया। तो इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज विच हैव बीन गिवन टू द सिटीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया गया है और आर्टिकल 51A में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी को स्पेसिफाई किया गया है। हिंदी में है नीचे, आप देख लो, नोट डाउन कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के वो दिए गए हैं आर्टिकल 36 to 51 में, और ये अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, ये एक अरेंजमेंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो इनको एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वे संविधान के जो पर्पस है, यानी कि जो संविधान का पर्पस है कि एक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, इस पर्पस को पूरा कर सके। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को एक जरूरी आवश्यक यहाँ पे निर्देश के रूप में दिए गए। ठीक है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है ताकि राज्य सरकार को कुछ आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्देशों का पालन करे और एक राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिणत करे।
ओके, बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, इनको हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं ला सकते हैं और इन जो भी नीति निर्णय सिद्धांत हैं इनको हम कोर्ट में इन्हें लागू भी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। हिंदी में है, ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखा है। नेक्स्ट फीचर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव शुरू से रहा है कि एस्टैब्लिश करना है एक वेलफेयर स्टेट, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जैसा कि हमारा प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी है, स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, ट्राइब्स के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, विच आर मीन्स ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वेलफेयर स्टेट को बनाना है, प्राप्त करना है, उसके लिए इन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। इसके थ्रू हम यहाँ पे अपने देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, एक फीचर है। ओके, हिंदी में है, देख लो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी व्यापक वयस्क मताधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन, यानी जब इलेक्शन होते हैं उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई है और भारत के हर एक नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उनको वोट करने का अधिकार दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। बट देखा जाए तो जो वोटिंग एज है वो पहले 21 ईयर्स था और उसे 18 ईयर्स में रिड्यूस कर दिया गया है 1989 में। अब 18 वर्ष के उम्र के सभी नागरिक वोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है एक तरह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम को बाय द प्रोवाइडिंग अडल्ट फ्रेंचाइज। जिस तरह से वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई है, इससे हम सुदीर्घ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर बन जाता है। ओके, हिंदी में है, आप देख लेना। नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। जैसा कि देखा जाता है अमेरिका में वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक तो उसे अपने देश की और दूसरा जिस देश में वह निवासी है उस देश का। बट इंडिया में देखा जाए तो उसे केवल सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगा, यानी कि जिस देश का वह निवासी है उसे ही उसका ही सिटीजनशिप उसे मिलेगा, उसकी नागरिकता ही प्राप्त होगी। ओके, हिंदी में है, देख लो। नेक्स्ट फीचर आता है मीन्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, यानी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन। अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था का, बट इट हैज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी बात की जाती है, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जनजाति है, उनके लिए जिस तरह से रिजर्वेशन की बात की गई है, उन्हें जिस तरह से संविधान में आरक्षण दिया गया है, जैसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, तो उसे देखकर जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो भारत का संविधान है कहीं ना कहीं एक सामाजिक आलेख के रूप में है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है। ओके, ये केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये भी फीचर है हमारे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट है अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज और बॉडी, यानी अन्य स्वतंत्र अभिकरण। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। कुछ अन्य जो स्वतंत्र अभिकरण है इसकी स्थापना भी हमारे संविधान में की गई है, ना केवल विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि अन्य जो स्वतंत्र अभिकरण है उनकी स्थापना भी कर दी गई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, कैग है, यूपीएससी है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसके थ्रू जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है इसकी स्थापना कर दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि ये जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज है लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या जो भी है, इनकी स्वतंत्रता बनी रहे थ्रू दी वेरियस प्रोविजन के। ओके, यानी वेरियस प्रोविजन के द्वारा इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारे संविधान या बोल सकते हैं कि इस बात का ध्यान रखता है। और वेरियस प्रोविजन क्या हो जाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर यानी उसके कार्यकाल को की सुरक्षा करके और उसके फिक्स सर्विस कंडीशन को देखें, सो ऑन बहुत सारे अन्य चीज के थ्रू जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का कार्य भी संविधान में किया गया है। ओके, हिंदी में है, आप देख लेना। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर इंटरनेशनल सिस्टम एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति के प्रति चिंता। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसकी एक धारा 50 है, उसमें इंटरनेशनल जो सिस्टम है, शांति है, विश्व बंधुता है, इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है, इसलिए ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान।
आपातकालीन प्रावधान भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी पावर है ये हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति उनको दिया गया है, और इसका यूज भी एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उसमें करते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लंबा जा रहा है और यहाँ पे आपको सिर्फ फीचर्स ही लिखना है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, इससे भी आप डाल देना। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट यानी त्रिस्तरीय सरकार। द 73rd and 74th Amendment Constitutional Acts 1992 have added a third tier of government which is local। ठीक है, यानी कि 73 और 74 अमेंडमेंट आया था 1992 में, और इसमें एक 3 टायर गवर्नमेंट को ऐड किया गया, त्रिस्तरीय सरकार को यहाँ पे जोड़ा गया था, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट के रूप में जोड़ा गया। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी जो बात है पूरे विश्व के किसी भी संविधान में ऐसी लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है, इसलिए यह भी हमारे भारतीय संविधान के लिए एक अहम विशेषता बन जाता है त्रिस्तरीय सरकार। अगर बात करें जो 73वां यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट है, इसके थ्रू यहाँ पे हमारे देश में रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात की गई थी, और जो 74th जो अमेंडमेंट है और इसके थ्रू हमारे देश में अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई थी। यानी 73 अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज व्यवस्था की बात है, और 74 अमेंडमेंट के थ्रू शहरी या फिर नगरीय जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय सरकार भी हमारे देश के संविधान की एक अहम विशेषता के रूप में सामने आते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को यहाँ पे रखा है और बहुत सारे पॉइंट्स को डील किया है। एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसमें से किसी भी पॉइंट्स को लिख सकते हो। आपको कम से कम 8 से 10 तो लिखने पड़ेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप इसे नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा लंबा लगे तो छोटा कर लो, और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। एमए में भी कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री में भी इसे पढ़ना ही पड़ता है, तो आई होप कि मेरा ये आज का जो लेक्चर है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आज का मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर्स को लेके आती हूँ और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा ये मोटो रहता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखूँ ताकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स की तरफ से शेयर जरूर करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।